अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी गेस्ट होस्ट हिरा उमर और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूं अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. Okay, we know that. अब तो हमें पूरी तरह से अंदाजा हो चुका है। यूनुस साहब मुझे एक बात बताइए, पूरा साल चलता रहेगा? हाँ। देखिए जब तक जिंदगी कुछ नया लाएंगे आप लाइफ में। मैंने कभी बोला मैं वेलकम टू आवर शो अर्शिया हुसैन, मैं कुछ कहा मैंने इस बात पे? मैंने कुछ कहा कभी? जोक था, इसको जोक से ही लेना। नहीं, मैं जोक नहीं बर्दाश्त करता। देखिए प्लीज, अगर आप हमें जोक करते रहे, मतलब आप हमें कुछ ना कुछ कहते रहे। मजाक कर रहा हूं। हाँ तो मैं भी मजाक कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब ये तब तक चलेगा जब तक न्यूजीलैंड की जो टीम है वो दोबारा से पाकिस्तान में आएगी। ऐसा ये तो यहाँ पर एक और न्यूज भी देते थे स्टार्ट में ही, वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अगले साल पाकिस्तान आ रही है। देखते हैं कि इस बार इनको सिक्योरिटी खदशात है या नहीं। लेकिन मैं समझ नहीं आती है, वेस्ट इंडीज वाली टीम जो गई है कैंसिल हुई हमारी वनडे सीरीज, ये क्या कौन सी कोई बबल नहीं था, कहां से कमर्शियल फ्लाइट्स लेते हुए आए, 5 लोगों को कोरोना हो गया, बहुत बड़ी बात है ये, इट्स अ बिग थिंग। मतलब थोड़ा सा आप, क्योंकि वेस्ट इंडीज चले वो दोस्ती हम लोग कुछ नहीं कहते, अगर ये हरकत कहीं और होती ना ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला कोरोना, पता नहीं जो भी हुआ, बस वो काली आंधी वापस चलेगी। अगर यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं कि जो कोरोना है ना, यानी कि कोविड है, वो अपनी मार्केटिंग करना नहीं भूलता। यानी हमारे वेस्ट इंडीज वाले यहाँ पर आए थे, हम तो उनकी मार्केटिंग करना भूल गए, लेकिन कोविड ने नहीं छोड़ा। मार्केटिंग से मुझे एक बात याद आई, बाकी में जब वो 3 महीने थोड़ा सा पीक पे जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर वो यानी कि रिलैक्स करता है, फिर उसके बाद सोचता है अच्छा फिर से पैनिक स्टार्ट करना, तो वाकई में अपनी मार्केटिंग से वो दूर नहीं हट रहा। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया। हिरा कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक। बेसिकली अभी वही कोविड की बात हो रही थी, तो वाकई 3 महीने तक चीजें सेटल डाउन होने लगती है, फिर एक नया वेरिएंट आ जाता है, म्यूटेट कर जाता है वायरस। क्या करें, इसका हल बताएं। इसका हल हम भी सोच रहे हैं कि कब आएगा इसका हल। बस इसका यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशंस करवाएं। अब बूस्टर डोज का गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, तो बूस्टर डोजेस लगवाएं। बूस्टर डोजेस तो पहले भी चल रही थी, पहले भी चल रही थी, तो वापस करवाएं, बूस्टर वापस लगाएं, मतलब करवाते रहे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाई वो लोग भी करवाएं, और जाली ना करवाएं सर्टिफिकेट्स प्लीज, खुदारा अपने पे नहीं तो हम पे ही रहम खा ये बिल्कुल, ये और बहुत बाकी जितनी खुद से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने जहां जहां आप पहन सकते हैं। तो वैसे तो बाकायदा आपको पता है, मैं पूरा वो मास्क और वो सैनिटाइजर लगाने का तरीका भी ऑनर बताया था। ऐसा लोगों को पता नहीं था। लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये नया तरीका लगाया लोगों ने मास्क लगाना। ये ये कौन सा मास्क है? ये कौन सा मास्क? ये एक्चुअली चिन को कवर कर रहे होते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, नोज तक करना है। तो जरूरी है कि आप मास्क लगाओ। ऐसे लोग, हमारा कैमरा मैन अगर उसका हम शॉट ले सकें, उसको प्रॉपर से मास्क लगाए, वैसे लगाना है। अच्छा, यूनुस सफर्ड एग्जॉशन बिकॉज़ उनका वो सांस नहीं ले पाते ना, लाइक जो एजेड है, थोड़ी बड़ी उम्र के। एग्जैक्टली, वो ट्रैवल कर जाता है, इट्स नॉट डेंजरस। कंटीन्यूअसली अगर आप रखो तो 10 घंटे करवा लगाए। अनम की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब वो थोड़ी देर भी लगाती हैं, 1 घंटा भी, आई मीन कहीं बाहर भी जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर वो नीचे करके फिर थोड़ा सांस लेते हैं, वाकई में सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मेडिकल इशू नहीं है ये ज्यादा थोड़ा ज़हनी इशू है कि अरे ये कुछ चीज हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जो छोटी स्पेस होते हैं उनको वो हो जाता है, इश्यूज हो जाते हैं। मगर मुझे लगता है यूनुस कराची में एक्चुअली है ये थोड़ा सा, मतलब पोल्यूटेड की वजह से शायद हम लोग सांस नहीं ले पाते, क्योंकि हमने मास्क लगाया होता है, इसलिए शायद वो प्रॉपरली हमें जो है वो ब्रीथ नहीं मिल रही होती। मुझे लगता है ये कोरोना अनकरीब इंशाल्लाह चला जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमेशा कहते हैं कि आपको अच्छी चीज देखनी चाहिए, तो हम क्यों बुरा सोचें और क्यों आपके दिन को इस तरीके से हम बुरा बनाएं कि आप बोले कि ओ नो ये हमारे साथ नहीं। बट आई वांट टू से वन थिंग, नेगेटिव सोचना जरूरी है। आप लोग हैरान हो जाएंगे, नेगेटिव सोचना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने प्लेन बनाया था वो हमेशा पॉजिटिव रहता कि मैं जहाज कभी नहीं गिरेगा, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर वो नहीं सोचता कि अगर जहाज गिर गया तो क्या होगा, तो पैराशूट इजाद हुआ। तो ऑब्वियसली कई पॉइंट पे नेगेटिव सोचना है, लेकिन वो औरतों की तरह नेगेटिव सोचना नहीं है कि हाय अल्लाह उसके कपड़े देखो, हाय अल्लाह यूनुस ने प्लान बी बनाया हुआ है कि अगर वो इस चेयर से गिर गया तो क्या करेगा। मैं बिल्कुल, देखिए मैं इंडिया नहीं हूँ, मैं नहीं गिरूंगा, मैं और नहीं गिरूंगा जी। आई एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन वो एक डिजीज और वो एक टेक्निकल ऑब्जेक्ट था, लेकिन अच्छी बात है नेगेटिव भी होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा या मोहतात रहेंगे और ज्यादा उस चीज के बारे में आप थोड़ा सीरियसली जो प्रिकॉशंस होते हैं ना वो फॉलो करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, और इसके साथ साथ ये कि जान जो है बड़ी कीमती चीज है, जान है तो जहान है। तो इसके साथ ही मैं आती हूँ आज के अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और आज की जो मेरी न्यूज है वो हमारे लिए एक सच में गुड न्यूज है। गुड न्यूज ऐसे है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के नाम एक बहुत बड़ा एजाज हुआ है। और जैसे कि आप सबको, मेरे तमाम को होस्ट को पता होगा और देखने वालों को भी इस बारे में इल्म होगा, क्योंकि पूरे टीवी पे चर्चा है इस चीज के बारे में। OIC का हालिया अभी इजलास हुआ है जो कि पाकिस्तान ने होस्ट किया। पहले तो मैं अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए ये बड़े फख्र की बात है। आप समझे इस बात को कि हमने इस दफा जो OIC का समिट था, इमरान खान साहब ने और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने मिलकर होस्टिंग की इस दफा। सो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे कंट्री के लिए। इट्स रियली गुड थिंग। अच्छा ना, मेरा एक आपसे सवाल है कि OIC है क्या चीज? हमें तो सबको पता है, बट मुझे लगता है ऑडियंस को थोड़ा सा ब्रीफ करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसी हम लोग टॉपिक लेकर आते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को पता तो होता है बट उनकी डिटेल्स नहीं पता होती। तो प्लीज आप उनके बारे में कुछ बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन उर्शिया। मुझे लगता है जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये कब कहाँ कैसे बना और ये करता क्या, इसके एम्स क्या है, बेसिकली फंडामेंटल प्राइमरी रूल्स में, वो थोड़ा सा इन शॉर्ट बताते चलूं। फिर बताऊंगी कि इस OIC के इजलास में क्या तय पाया गया या क्या हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल OIC, जो OIC एब्रीविएशन है, इसको बता दूं, इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। मतलब कि ये एक तंजीम है जिससे कुल जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं उनके इश्यूज को अगर उस पर बात की जाए, एक तरह से इसे दुनिया की आवाज समझा जाता है, लेकिन उस दुनिया की जो कि मुस्लिम मुमालिक है उनके इश्यूज पे बात की जाती है और सॉल्यूशंस निकाला जाता है। और जैसे कि अभी फलस्तीन का मसला हो गया, कश्मीर का हो गया, रिसेंटली अभी अफगानिस्तान का जो मसला था, तो बेसिकली इस दफा जो OIC का समिट हुआ है वो अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए रखा गया था। अच्छा, और सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि 25 सितंबर 1969 में मोरक्को एक कंट्री है, उसका सिटी है राबत, वहां पे इसकी बुनियाद रखी गई थी। जब एक मस्जिद में आग लगा दी गई थी, तो वो मुस्लिम, ऑब्वियसली मस्जिद तो हम लोग मुसलमानों की होती है, तो वहां से ये चीज जो है इस चीज का पे तय पाया गया कि इस तरह के जो इश्यूज है, रिलीजियस इश्यूज पे स्पेशली, इनका काम क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस इश्यूज पे खास तौर से बात करना और उन मसाइल को हल करना। तो उसके बाद ये इनको आइडिया है कि हम इस तरीके से एक तंजीम कायम करते हैं जो इस तरह के मसाइल पे बात करेगी। ठीक है। अच्छा ना, मुझे बताइएगा, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरा उसका बैकग्राउंड बताया कि OIC क्या है और किस तरह वो काम करती है, लेकिन ये बताएं कि अभी जो रिसेंट इजलास हुआ है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो मेजबानी कर रहे थे, उसमें कितने ममालिक आए? क्योंकि खबर तो ये भी है कि 7 ममालिक कहीं और निकल गए थे। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 17 मुल्क इसमें ऑल टुगेदर नहीं आए। इसमें ओवरऑल 49 कंट्रीज हैं, लेकिन जो 7 आप बोल रही हैं वो इंडिया की तरफ निकले हुए थे और उनका नहीं, वो नहीं शिरकत कर सके। जी, वो इस कॉन्फ्रेंस में 17 मुल्कों ने शिरकत नहीं की, तो जो 7 इंडिया चले गए वो वहां क्यों चले गए इस कॉन्फ्रेंस को छोड़? ये तो वाकई मुझे बड़ा अच्छा और सरकास्टिक, यहाँ मैं बड़ा जम के ना खेल सकती हूँ और जवाब भी दे सकती हूँ, क्योंकि इंडिया की मूवीज भी देख ले तो उनका काम है शो ऑफ करना, जो होता नहीं है वो दिखाते हैं, और अपने लोगों को भी ना, वो भले वो लगाते होंगे वहां पे चने पापड़ी के ठेले पर, वो ख्वाब ऐसे करोड़ों के देखते हैं जो मूवीज में दिखाते हैं, सुबह उठूंगा तो मैं अमीर बनूंगा। वहां पे कोई कल्चर का उन्होंने शोकेस किया था इवेंट, तो वो वहां पे उनकी ना, वो क्या कहना चाहिए, उनका ध्यान वहां से खींचने के लिए, ये भी एक बड़ी सियासी मूवमेंट मैं इसको बोलूंगी, ताकि लोग यहाँ शिरकत ना कर सके। इंडिया का तो काम है ये कि दूसरों के रंग में भंग डालना, कर लो। बॉलीवुड का बस एक मसला ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीवुड, स्विट्जरलैंड, हम उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इनकी आधी से ज्यादा आबादी स्लम्स में रहती है। Exactly. वॉशरूम्स नहीं है, राइट। क्या करोगे आप? जो वॉशरूम वाला काम है वो अपनी फिल्म्स में कर रहे होते हैं, रोहित शेट्टी फिल्म बना रहा होता है, एंड दैट इज वेरी शिटी मूवी, यू नो। अच्छा यूनुस, हाँ, हमारे पास माय पॉइंट इज वॉशरूम बना दो तो ज्यादा अच्छा, कल्चर ना शो। अरे वॉशरूम से याद है, ब्रेक चाहिए। ओके, छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम की सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर मैं इंडिया में पैदा होता तो मुझे कहीं ना कहीं शौचालय सर्च करना पड़ता और उस शौचालय के लिए जो सोच थी, वो सोच पे बहुत ज्यादा शौचालय हो जाता। और फिर के साथ साथ आपको सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ता और उसके बाद आपको दाएं बाएं देखना पड़ता कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर उसके बाद इनका अक्सर होता है कि लोग गाना इसलिए अच्छे हैं, अच्छे हैं क्योंकि तभी खेतों बैठे होते, गाना गा रहे होते हैं, अगले को अलर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक वियर्ड फैक्ट बताऊं, दे वाइप आउट विद ग्रास। Okay, I didn't want to know that, but thank you for providing me this information. But I wanted to ask you कि ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी OIC की, जो भी समिट हुआ है, इसमें फाइनल तय क्या पाया गया? ये सबसे अहम जुज है, या मैं बोलूं अहम सवाल है कि आखिर ये क्यों रखा गया समिट और इसमें फाइनल डिसीजन, क्योंकि शाम तक जो है मैं इस पे देख रही थी कि अब क्या अपडेट आएगी, क्योंकि इजलास हो रहा है, वो हर चीज, वो पूरे इंटरनेट पे वीडियोस उसकी घूम रही थी, बट जो कुछ फाइनल फैसले तय किए गए हैं कि अब हम ये करेंगे अफगानिस्तान की
हक में, और उसके लिए डिफरेंट फूड प्रोग्राम्स खोलने का उन्होंने सोचा है कि और हंगर जितने भी इश्यूज है उसको खत्म करेंगे उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर वहां से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आते हैं ना तो पाकिस्तान के पास भी इतनी जगह नहीं है कि उन्हें होस्ट कर पाए या जगह दे पाए, शेल्टर दे पाए, तो उन लोगों को वहीं पे उनके मसले काउंटर करने के लिए बहुत सारे उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम शुरू करने का सोचा है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया के जर्नल हैं डॉक्टर अहमद यूसुफ, उन्होंने कितनी फंडिंग देने का ऐलान किया मैं आपको बताऊं। उन्होंने ऐलान किया 1 अरब रियाल। कैन यू इमेजिन? भाई बहुत पैसे उनके पास, और अच्छी बात है मुस्लिम मुमालिक के इश्यूज को इसमें देखा जाता है और सबसे ज्यादा जिनकी तरफ से फंडिंग आई है वो इनकी तरफ से आई है, तो आई रियली वांट टू गिव अ क्लैप। मैं बस ये बात बता दूं, अफगानिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि अभी जब तालिबान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से हजारों लोग लाइन में लग गए फॉर पासपोर्ट ऑफिस, उनकी क्यू में लग गए टू गेट द पासपोर्ट। दैट माइट बी एन इशू। नहीं, आई एम टेलिंग यू, जो एक उनका सिक्योरिटी वो है इंचार्ज है अजमल तूफान, उन्होंने बोला कि हम लोग क्राउड को थोड़ा सा, नाम देखे आप, अजमल तूफान, तो ये तूफान लेकर आया, इसने बताया कि भाई थोड़ा साइड पे हो जाओ क्योंकि दाइश जो है ऑलरेडी वहां पे और कोई अटैक हुआ था सुसाइडल इन अगस्त में भी, तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि यार क्राउड ना करें, चीजें ना करें, बट क्योंकि इतना वहां पे डेस्परेट सिचुएशन हो गई है कि पीपल वांट टू फ्लाई फ्रॉम अफगानिस्तान। यूनुस आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जो इन्होंने 90 जो है वो दाइश के जो उन्होंने कारिंदे पकड़े थे उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया था, उसके बाद दूसरा अटैक इनके जो है वो सदके आया। लेकिन हम होप कर सकते हैं कि जिस तरह OIC अभी अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है रिसेंटली उस पर काम कर रही है, इस तरह आई होप सो हम हमारी सबकी ये दुआ है कि वो कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो भी इंशाल्लाह जो है वो हल करे। लेकिन यहाँ पर एक और भी जी न्यूज है, वो ये है कि इस्लामी तरक्याती बैंक ने जो है वो बाकायदा से अफगानिस्तान के जो अवाम है उनकी मदद के लिए बाकायदा एक अलहदा अकाउंट खोल दिया है जिसके जरिए उनकी इमदाद होगी, एंड दैट्स रियली गुड। मतलब इस तरह के काम होने चाहिए। और मुझे मैं ये देख रही हूँ कि जो अनम आपने बताया कि OIC का जो इजलास था, देखिए ना आपके इतना जल्दी इजलास हुआ, उसके बाद फर्दर इन्होंने इतनी जल्दी टोटल अपनी हिकमत अमली उस पर शुरू भी कर ली, और इस तरह की चीजें हम हकीकत में वी नीड इट, हमें इस तरह की चीजों की जरूरत है। और अभी एक और भी खबर थी, वो ये थी कि जो तालिबान है वहां पर अफगानिस्तान में, वो पहली बार अपना मतलब वो इतना डिसहार्ट हो गए थे, मायूस हो गए थे कि वो जो है वो अपना बजट पेश करने वाले थे बिना किसी की इमदाद के। वो अपना बजट बना रहे थे कि उन्होंने कहा अल्लाह खैर करे, मतलब हंस रहे शुरू करते हैं यही वाला उन्होंने भी काम किया। नहीं मैं कह रही हूँ अच्छा उनकी वेलफेयर के लिए सोच तो रहे हैं अपने, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी इनिशिएटिव इन सब चीजों पे ले लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरीके से महंगाई हो रही है या मतलब आप देखिए ना गरीब तबका जो है वो दब रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कोई भी ऐसे ऑर्डर पास होते हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। यस, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको तो इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। वहाँ बहुत पैनिक की सिचुएशन है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वो किसी तरह अफगानिस्तान से निकल के बाहर के कंट्रीज में मूव कर जाएं। तो आई थिंक जल्दी से जल्दी उनके रिलीफ के लिए इस तरह के प्लान्स बनाए जाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी ना वो इस पैनिक की सिचुएशन से निकल पाएंगे, उनको थोड़ी तसल्ली होगी कि नहीं अब हम अफगानिस्तान में रह के ही हमारे लिए हमारे शेल्टर के लिए कुछ किया जा रहा है, हमारी वेलफेयर के लिए कुछ किया जा रहा है। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है पूरी हो जाए ताकि वो इस परेशानी की सिचुएशन से निकल सके। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी, आप लोगों की राय पूछना चाहूंगी मैं कि ये बताएं कि अगर ये जो भी ये ओवरऑल जो हो रहा है OIC का इजलास हुआ है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि काफी इस्लामी मुमालिक एक जो है वो इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, तो अमेरिका क्या लगता है रास्ते का रोड़ा बनेगा? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, फिर आप जरूर इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा। ये जो आप आजकल ये कर रही हैं, क्या गुंडों वाले कहाँ से सीख रही हैं? मुझे प्लीज ये बताएं। ये मेरे अंदर पहले की ये आदत है। ये जो मुल्क में हालात हो रहे हैं ना, तो थोड़ा हमें भी बनना है कि आप ऐसे करना चाह रही, लोगों को बताना चाह रही हूँ मैं कि सुधर जाओ प्लीज। अमेरिका और इंडिया ये दो ऐसे मुल्क किसी को बसता हुआ नहीं देख सकते। ये तो आएंगे बीच में जब किसी का कुछ अच्छा हो रहा है। इनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से, इनका कुछ लेना देना नहीं होता लेकिन फिर भी इनको अपना कंट्रीब्यूशन, अरे भाई क्यों जताना है, लाजमी नहीं हर जगह आपको अपनी राय देनी है। अमेरिका जो है टिपिकल पुप्पी, लेकिन सगी वाली नहीं, सोतेली वाली। अच्छा, हर मामले में उसने कीड़े निकालने, जो भी है
फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान से बहुत बुरा ये मार खा के निकले, अब इनको बदला लेना है अल्लाह, इसने देखो क्या कपड़े पहने हैं और अच्छा इनको पैसे भी मिल रहे हैं, अंदाज भी मिली, नहीं कितनी बुरी बात। और जो इंडिया है वो फुप्पा है, ठीक है, वो फुप्पी की बात पे बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं, अक्सर बोलते ना फुप्पा बदतमीजी कर गए शादी में, वो फुप्पा बेचारे थे, वो तो फुप्पी के कहने पे कर रहे थे। और इधर जो है फुप्पा वो भी इतने बेचारे नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये वो फुप्पा है जो बच्चे की जान लेने का सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है, छोटा बच्चा समझ के अपने को आंखें ना दिखाना रे। मैं आपकी बात से छोटी सी बात कनेक्ट करूंगी कि आपने इंडिया को पुप्पा कह दिया, बट आपने थोड़ा सा गलत कह दिया। वो पुप्पा नहीं है, वो उनको भाभी भी कह सकते हैं और उनको चची भी कह सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े होते हैं आई मीन घर में फसाद करने वाले और लड़ाई झगड़े करने वाले। कहने का मकसद ये है कि औरत जो है वो फसाद फैलाती है। जी माय लॉर्ड, मैंने जैसे कहा पहले भी कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ ऐसी उंगलियां भी होती हैं जो कि वाकई में फसाद करने की कोशिश करती हैं और वो कामयाब भी हो जाती है। ये वाले यहाँ पर मर्द फसाद कर रहे हैं। अब अमेरिका को फिर से जलन और आग लगेगी, इतनी फंडिंग जो कर रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले। और दूसरी चीज ये कि वही थे जिन्होंने तस्लीम नहीं किया था अफगान गवर्नमेंट को, बाकी तो सबने कर लिया था। आप क्या कहती है इस बारे में? मेरे ख्याल में मुझे पता चल गया आपका ख्याल क्या है। इनका ख्याल बिल्कुल ये है कि ये अमेरिका का वीजा लगाना चाहती है, तभी इनका ख्याल आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। और एक हमारे पास ब्रेक है और हमारे पास मजीद गपशप भी है, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गपशप शो। यूनिस, आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर मैं आपके हंसने पे पाबंदी लगा दूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको बदवा दूंगा। सॉरी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पूरा प्रोग्राम में ये हंसे ना। आई मीन हंसता रहता है माशाल्लाह से। आई एम वेरी गुड एट एक्सेप्टिंग चैलेंज। बट अगर मैं 11 दिन के लिए पाबंदी लगा दूं कि आपने हंसना नहीं है। बिल्कुल ऐसा सेम हो रहा है नॉर्थ कोरिया में। 11 दिन के लिए आपका हंसना ममनू है। मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है जी। थोड़ा समझिए कि हमें पास्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलें हम टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं। हिरा के बाद ये कौन सी टाइम मशीन है जो रक्षे पे लेके जाती है? वेलकम टू पाकिस्तान। 1948 में आए किंग इल सुंग, ठीक है? वो 94 तक जिंदा रहे, उनकी डेथ हो गई। और फिर 1994 में 2011 तक थी हुकूमत किम जोंग इल की, ठीक है? 2011 ऑनवर्ड्स है किम जोंग उन, ठीक है? अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, कंफ्यूजन हो रही है तो उनके नाम कर देता हूं। एक है जो भी किंग जोंग उन जो मोटा सा है, उसका हम कर देते हैं बेटा किंग, ठीक है? जो इनके वालिद साहब है, इनको किंग जोंग इल है, इनको कर देते हैं हम अब्बू किंग, ठीक है? और जो इनके ऊपर है दादा अब्बू किंग इल सुंग, ठीक है जी? दादा किंग, अब्बा किंग और बेटा किंग। अच्छा यूनुस, मेरा एक सवाल है, अब्बा किंग के मरने पर क्या हुआ था? अफसोस हुआ, लोगों को दुख हुआ। वही था, बट ये इतना बड़ा जो ये 11 दिन का शोक मनाया जा रहा है स्पेसिफिकली, आई मीन आप बताने वाले हैं डिटेल, तो वो प्लीज बताएं ना। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि जब अब्बा किंग मरे तो एक जो स्नो स्टॉर्म आ रहा था उस टाइम वो रुक गया। अच्छा, वो थम गया। माउंट पिकाचू वो नहीं, पिकाचू जो है उसके जो पहाड़ है, इनके सीक्रेट माउंटेन्स है, उसका जो आसमान था वो लाल हो गया, ठीक है? उनकी जो फेमस जैसे मार्स में रेड स्काई, जी रेड हो गया। और जो उनकी फेमस लेक है उसमें से ऐसी क्रैक की आवाज आई, वो बर्फ थी उसमें, वो क्रैक हुआ, कैसे लगा कि जो पापा किंग है, अब्बा किंग है, वो डायरेक्ट जन्नत पहुंचे, इतनी लाउड थी। एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, जैसे कि वो आई मीन हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामे हैं, जब कुछ डेथ होती है धड़म धड़म धड़म, ये वही वाला सीन तो नहीं है? जैसे किसी की डेथ होने के बाद धड़म 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 मचा रहा है। ये आपने कोई अफगानी फिल्म निकाली है जिसमें बम ब्लास्ट हुआ है, उनका भी साउंड थोड़ा सटल होता है, धड़म धड़म तो नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, मतलब लाइक वही से छोटी सी चीज, ये इनकी जो न्यूज है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि अब्बा किंग के मरने के बाद ये हुआ। तो ये जो आपने बताया कि 11 दिन तक हंसना मना है, तो इसके फर्दर क्या रूल्स हैं? देखिए, क्योंकि उनकी 10th एनिवर्सरी है अब्बा किंग की, तभी इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि अब 10-11 दिन तक कोई हंसेगा नहीं। इसके फर्दर रूल्स बता देता हूं। नो
लीजर एक्टिविटी, आप कोई मस्ती माहौल नहीं कर सकते, आप पार्टी नहीं कर सकते, कोई डांस नहीं कर सकते, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं जिससे आपको खुशी महसूस होती है, ठीक है। नंबर 3, नो बर्थडे, किसी का हैप्पी बर्थडे ना उसको कब्र में ले जाओ, 11 दिन कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है। चौथा, नो शॉपिंग, भूल जाओ लड़कियों, वो चाहिए हमें, पर्स चाहिए, ब्रांडेड ड्रेस चाहिए, शूज चाहिए, ओह नो नॉट हैपनिंग दिस टाइम। नंबर 5, अगर आपका कोई बंदा मर गया फैमिली में, आप ऊंचा ऊंचा रो भी नहीं सकते 11 दिन में, रोने में भी पाबंदी है, ऊंचा रोने पे 11 दिन बाद आप तब ये खत्म हो जाएगा फेज, आप तब उसको लेके जाके दफनाए, जो भी करना है करे। तो इन शॉर्ट जिंदा लाश बन जाओ। देखिए एक सिंपल सी बात है, ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं कर सकते जिस दिन वो डेथ हुई है। एक दिन की बात है, उनका किंग मरा है, ठीक है, किंग मरा है, एक दिन थोड़ी मरा है, एक दिन भूखा मर जाएंगे, आपको कोई मसला तो नहीं है, एक दिन से भूखा, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, ऐसे दिन के लिए थोड़ी, ज्यादा दिन के लिए ना, 11 दिन के लिए नहीं, 11 दिन तक आप देखिए, जो फर्स्ट डे है जिस दिन की डेथ हुई है उस दिन आप शॉपिंग नहीं कर सकते ग्रोसरीज की, ओके, बाकी दिन तो काउंट होते हैं, रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज सब कर सकते, बाकी नहीं कुछ नहीं कर सकते, 11 दिन के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपने एक दिन तो कुछ नहीं करना, मर जाओ एक दिन के लिए, अच्छा ठीक है, डेड बॉडीज बन जाए, मर जाए, बाकी 11 दिन में आप बाकी कोई एक्टिविटी नहीं, ग्रोसरीज ले सकते हो, खाना पीना ले सकते हो। अच्छा, वो सांस लेने पर पाबंदी नहीं लगाई जिस तरह के रूल्स है। भाई वैसे ये गलत है, सारे लोग बेवजह सफर कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पापा किंग में और अब्बा किंग में डिफरेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि पापा किंग को ज्यादा वैल्यू दी गई, दादा किंग को वैल्यू नहीं दी गई। पापा किंग पे 11 दिन का अफसोस, और जो दादा किंग है सिर्फ 7 दिन, कोई वैल्यू नहीं दादा की, ये जाती है। और पापा किंग के नाम पे फूल भी रखा है, मैं बताता हूँ, फूल का नाम है किम जोंग जिलिया। पापा से कोई इसका शक्ल रिजेम्बलेंस नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ देखें, एक होता फूल और एक होता फूल, तो ये फूल है और ये फूल है, तीसरा बंद गोभी का फूल है, वो बेटा है। और जो बेटा होता है, आई मीन मुझे लगता है सूद वो गुलाब का फूल है। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां के जो अवाम है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बहुत सारे लोग जो नॉर्थ कोरिया से भाग के किसी और मुल्क में चले गए, उनका ये कहना है कि हमें बचपन से ब्रेन वॉश कैसे करते हैं उनके लोगों को, कि हम लोग जो है ना, जो हमारे जो लीडर है उसके बारे में गलत थॉट भी नहीं ला सकते, बिकॉज हमें ये सिखाया गया कि अगर हम गलत थॉट लाएंगे अपने दिमाग में तो उसके जहन में चला जाएगा और वो आके हमें मार देगा। उनको तो ह्यूमन राइट्स का पता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी को ऐसे आप खाना रोटी कपड़ा मकान, वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे अगर किसी की फोटो, जो आपके जो लीडर्स हैं, हर घर में फोटो है, अगर उस पे मिट्टी भी लगी ना उस फोटो पे, तो आके आपको ठा ठा गोलियां, और सिर्फ आपको नहीं, आपकी पहली जनरेशन अम्मा अब्बा और आपके आगे की जनरेशन, आपके बच्चे सब गए, पूरी फैमिली। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि दे आर सो एक्सट्रीमिस्ट। यूनुस, आप जो बात कर रहे हैं इसमें से कुछ चीजें सही हैं, बट मेरे ख्याल में कुछ चीजें मिथ्स भी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ज्यादा लोगों का जाना नहीं होता, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो लोगों को इतनी डिटेल में पता नहीं है वहां क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कुछ लोग ऐसे ही बातें बना देते हैं बहुत ज्यादा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉसिप्स, बट कुछ चीजें वाकई ही दुरुस्त होंगी। आई वांट टू टेल कि वो एक बंदा है, वो कहता है दैट्स 1 मिनट, सी यू टुमारो, हैव यू सीन दैट गाय, नास डेली के नाम से, ही वेंट टू नॉर्थ कोरिया। अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस हैविंग सेड दैट, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके रिसोर्सेज हैं, जो कोरियन सेंट्रल एजेंसी जो न्यूज है वो उसके सोर्स से बता रहा हूं मैं, ये मेरे अपनी के अमेरिका, मेरा नॉर्थ कोरिया से क्या पहन लगे टू सम एक्सटेंट यू आर राइट के, लेकिन क्योंकि वो आइसोलेटेड है तो ज्यादा लोगों का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ये नहीं पता कि क्या मिथ्स है और क्या रियल ग्राउंड पे चीजें वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन बाकी एक्सट्रीम, क्योंकि ये जो थोड़े बहुत बी रूल्स है, किसी कंट्री की कोई गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सख्ती से नहीं कानून आयद करती कि देखिए मैं अनम आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि जब देखे अगर हम बिल्कुल पीछे चले जाए, यानी कि हम लोग जो है ना वो लाइक 152 BC पे चले जाए अगर हम पुराने जमाने में, तो उस वक्त जो है ये बात मैंने खुद स्टडी की, उस वक्त कहा जाता था कि सबसे ज्यादा जैसे नॉर्थ कोरिया जो है अब तक वहीं पर है, लेकिन बाकी कंट्रीज जो है वो उससे आगे चली गई। यानी पहले ये कहा जाता था कि एक जो फादर है वो ये बात प्रिटेंड करते थे कि मैं गॉड हूं और मुझे गॉड की तरफ से ये पावर है कि मैं आपका फ्यूचर, नाउजुबिल्लाह, मैं आपका फ्यूचर देख सकता हूं और आप क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो आवाम को बता रहे होते थे और आवाम बहुत स्ट्रांगली इस पर बिलीव करते थे। लेकिन फर्दर जिस तरह से जो है वो आगे सोसाइटी चलती गई, लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है वो आगे अपनाई, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया जो है वो आज तक इसी चीज में है। लेकिन बाकी जो
जितनी भी सोसाइटी है वो उस चीज से निकल कर आगे बढ़ गई है और डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप सब बढ़ गया। मैं सना की बात से कनेक्ट करना चाहूंगी, जैसे कि आपने बात की है कि गॉड की बात की है, तो वही बात है कि आप जमीनी खुदा बने हुए हैं। मतलब हर चीज के ऊपर आपको बिलीव करना है कि नहीं ये जो बात कह रहे हैं हमारे सामने है और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं बस ये बता दूं, डिक्टेटरशिप चाइना में भी एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है। अगर सना उस चाइनीज पार्टी में जाती है तो वो कहीं उस पे चांसेस हैं वो टॉप पे लीड करके फिर पार्टी को लीड कर सके। यहाँ पे उल्टा है, जो हम लोग कहते हैं कि फैमिली सियासत बंद करो, उसका मिनिस्टर है तो उसके बाद उसका बेटा आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है, ये जो फैमिली जो किंग सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइसली मैं आपको इनके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बता दूं जो इन्हें फॉलो करने मस्ट हैव्स है। जैसे डोंट्स और डूज होते हैं ना, ये इनके डूज हैं। जैसे कि कोई डेलीगेशन आती है बाहर से, अगर ये लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन होती है, कुछ भी काम होता है और फिर ये लोग वापस आते हैं, तो ये जो है नॉर्थ कोरिया ये एड्स फ्री है, इनके वहीं पे टेस्ट होते हैं। मतलब कोई लोग आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, तो क्या मतलब डिजीज और डिजीजेस हो सकती है बट एड्स फ्री कंट्री है, स्पेशली क्योंकि उनके इतने सख्त कानून कवानीन है। सेकंड, अगर इनको कंप्यूटर खरीदना हो तो गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। नंबर 3, इनके जो अप्रूव्ड हेयर कट से, मैंने उसका डिजिट भी लिखा था अपने पास, 15 हेयर स्टाइल्स हैं फॉर मेन, इनको बस वही रखने हैं। मैरिड विमेन्स के लिए थोड़े ऑप्शंस हैं, बालों के लंबे छोटे, लेकिन जो अनमैरिड है उन्हें शॉर्ट हेयर रखने की इजाजत नहीं है, बट थैंक गॉड आई एम हेयर मैं रख सकती हूँ। अच्छा, और इनको थोड़ी जैसे नाजेबा कंटेंट हमारे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आजकल है, वो इनको देखना वहां पे बैन है, और अगर कोई काउंटर होता है ये चीज देखते हुए तो उसको सीधा डेथ सेंटेंस है, मतलब जान से फारिग आप। तो ये है ना काफी स्ट्रिक्ट रूल्स इनके। और इसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रूल रह गया कि मेरा नहीं इनका रूल है, अल्लाह माफ करे मैं ऐसे रूल बनाऊं। कैलेंडर जो है इनका, किम इल संग जो है इनके ग्रैंडफादर, उनकी जो वो थी ना डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से चलता है, मतलब उनकी जो पैदाइश की तारीख थी, इनका कैलेंडर उसके हिसाब से चलता है। तो एक तरह से अपने अंदर ही देवता बने हुए और सारी दुनिया को यही अपनी दुनिया के रूलर्स और लीडर्स यही है। देखिए ये जो डिक्टेटर्स हैं ये बड़े डेंजरस हैं, ठीक है, दुनिया के लिए। मैं आपको बताता हूं कि हाउ डिक्टेटरशिप वर्क्स, लेकिन इस सवाल का जवाब दूंगा मैं एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था, उसका जवाब भी मैं दूंगा। सवाल यह था कि हाउ डिक्टेटरशिप वर्क्स। देखें, कोई भी चीज चलाने के लिए दुनिया में 3 चीजें, ईथोस, पैथोस और लोगोस। ईथोस क्या है? व्हेन यू एस्टैब्लिश अथॉरिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेस्ट है, मैंने बोला क्यों, जी टूथपेस्ट, बालों का पेस्ट नहीं, खाने का पेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है, और मैं आपको अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता हूं कि ये आप लीजिए, बिकॉज 99% जो डेंटिस्ट है उन्होंने कहा ये जरासीम फ्री है, ठीक है। पैथोस है इमोशंस। मैं आपको बताऊं कि यार ये क्योंकि पाकिस्तान में बना है, इसमें जो नमक है वो पाकिस्तान का है, तो प्लीज ये खरीदें। मैं पाकिस्तान में बेचूं खालिस देसी नमक, खालिस देसी नमक, हाँ खालिस देसी नमक भी होता है, ओके, जो बिल्कुल वहां से उठाते हैं, हमारी माइन है, ठीक है। ये है इमोशंस बेस्ड थिंग। तीसरा है लोगोस है जिसमें लॉजिक यूज करते हैं कि अब मैं इस पेस्ट में बता रहा हूं कि इसमें फ्लोराइड केमिकल है जो कैविटी से फाइट करता है, तो ये खरीदें। इसमें बल्ले का लोगो है, इसमें मतलब अंदर के राज शेर का ना हो, बाकी खैर है। अच्छा, ये सब बताने का मकसद ये है कि दुनिया में डिक्टेटर्स जो है वो इमोशंस पे देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं कि कोई बंदा आके बोलता है कि मैं मुल्क के लिए काम करूंगा, अगर आप अपने सोल्जर्स को वो करते हैं, क्या कहते हैं, सोल्जर्स को प्यार करते हैं अपने मुल्क के, तो आप मुझे वोट दें। डिक्टेटर्स तो मोस्टली मिलिट्री होते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल। तो लॉजिक वाला बंदा क्यों करेगा? क्या हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो आपको वोट क्यों दे? एक लॉजिकल बंदा है। अथॉरिटी दिखा नहीं सकते, आवाम जीत नहीं पाएगी कि आवाम एंटी हो जाएगी। हम पूरी दुनिया ह्यूमन नेचर है, आप जब फोर्स करते तो रिबेल करते हैं। लेकिन यूनस डिक्टेटरशिप में तो आवाम की राय वैल्यू ही नहीं करते ना वो लोग। मैं एक बात बता रहा हूं, डिक्टेटर्स बनते कैसे, चलती कैसे, फिर ये बेचते इमोशंस। हिटलर दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर रहा है, उसका एक ही था इमोशंस। उसने एक अपनी चीज निकाली, एक अपनी वो, जबकि वो खुद इमोशनलेस था। एग्जैक्टली, सब थ्योरी निकाली उसमें। उसने कहा कि क्योंकि जर्मन्स एक हाई रेस के हैं, हम सुप्रीम है, हर इंसान से दुनिया पे हमारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हमें ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में अभी करंट सिनेरियो ऐसा है कि डिक्टेटरशिप नहीं है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यही होता है कि उसका बेटा। अभी आपको एग्जांपल बताएं, मरियम नवाज है हमारे सामने एक एग्जांपल है ऑलरेडी, एक पॉलिटिकल पार्टी की। हम बात करते हैं मरियम नवाज की बहू की। अगर फॉर एग्जांपल शी बिकम्स द चेयरमैन ऑफ मुस्लिम लीग नून, देन व्हाट हैपेंस?
तो फिर होगी वो फिर डिक्टेटरशिप होगी, बट फिलहाल तो डेमोक्रेटिक है ना। फेवरिज्म या बायसनेस वो वाली बात है कि बच्चे का बच्चा वो ही आता जा रहा है। और एक सिंपल सी बात है, आपको एक और बात बता दूं, मेरा बताने का मकसद ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में एक डिक्टेटरशिप का चलता रहता है सिनेरियो, वो वीडियो देखा था, वो आपने गाना सुना होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वो ऐसा उन्होंने चेंज किया था कि मेरे सामने वाले सरहद में लोग कहते हैं कि दुश्मन रहता है, बस 2 फैमिली की चांदी है, यहाँ भुट्टो है वहां गांधी है। तो ये जिनका क्रेडिट उनको दे दें, मेरा नहीं है, ये मैंने देखा था बस। ये क्योंकि एक सिंपल सी बात है, भुट्टो जिंदा है भुट्टो के नाम पे, अब वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, ठीक है। अब वो वाली बात है, मैंने ये आपको मरियम नवाज की जो बहू की एग्जांपल इसलिए दी कि अगर ये आ गया तो फिर इस पार्टी का क्या होगा, इस पार्टी का कौन है। अक्सर अच्छा एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप इलेक्ट होके आए, वो अक्सर हम लोग जो आवाम है वो लड़ते नहीं, मुर्तजा भुट्टो का हक है, नहीं ये जरदारी के बेटे का हक है, ये जहालत है। तो आप तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये तो फिर डिक्टेटरशिप है। एग्जैक्टली, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, किंगइज्म भी कह सकते हैं। जी आप जो कहना बिकॉज़ इट्स रनिंग इन जनरेशन। जो भी चीज जो है वो खानदानी सियासत चले उसे हम प्योरली किंगइज्म कहेंगे। जैसे बर्तानिया के अंदर क्वीनिज्म चलता है, सऊदीया के अंदर किंगइज्म चल रहा है। और इनकी आप मुझे बात बताएं, जो क्वीन है, मैंने सुना है, र्यूमर है कि वो ब्लड पीती हैं बच्चों का, दैट इज शी इज वेरी यंग, शी इज नॉट गेटिंग ओल्ड। ऐसा कुछ नहीं है। आप बर्तानिया अगर आप देखें जाकर, जो ये गोरे होते हैं ना, उनकी आप डाइट देखें, गोरे वैसे भी बहुत जिंदा रहते हैं। नहीं देखिए, ये जो गोरे होते हैं वो हमारी तरह वो घी में पूरे लथपथ पराठे नहीं खाते हैं, उनकी डाइट एक स्पेसिफिक अच्छी डाइट होती है। सना, मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि वाकई में जब आप वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, इससे आपका मोटापा नहीं चढ़ता। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो स्किन है ना वो ऐसी यंग लगती है। तो नहीं, सना इज राइट, आई एग्री विद हर कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। दैट इज बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, वहाँ पोल्यूशन कम है, उनकी डाइट हमसे बहुत बेहतर है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो इस वजह से वहाँ के लोग, उनकी एवरेज लाइफ ज्यादा है यहाँ से। भाई काम अच्छा होना, उम्र बड़ी तवील है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज कि आज सुबह में ही मैं अपना इंस्टाग्राम देख रही थी, तो आयशा उमर की एक वीडियो वायरल हुई भी है जिसमें वो डांस कर रही है मुन्नी बदनाम हुई पे, और वो आई थिंक उनके किसी मेहंदी का इवेंट है, उस पे एकदम से हमारी पब्लिक का बैकलैश आया बहुत ज्यादा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जैसे एक हमारी आवाम है फॉरेन ड्रेसिंग पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, डांस पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, फिर शी इज लाइक डांसिंग ऑन एन इंडियन सॉन्ग। फिर आयशा उमर ने अपना स्टेटमेंट इस पे दिया है कि मैं रैंडम जगहों पर नहीं डांस कर रही थी, मैं अपनी क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के जो इवेंट्स होते हैं सिर्फ वहीं पे मैं डांस करती हूँ, ऐसे किसी शादी में जाके कभी नहीं मैंने किया। तो दूसरा वो ये भी कह रही थी कि हमारी जो रूटीन होती है, हमारे शेड्यूल्स जो होते हैं वो इतने टायरिंग होते हैं, हम हर वक्त काम में बिजी होते हैं, सो समटाइम्स इवन दे नीड अ ब्रेक, तो उनको भी ब्रेक चाहिए होता है। एंड शी इवन सेड दैट डांस इज फूड फॉर सोल, तो उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए था और उन्होंने इस तरह किया। बट अवाम को कौन समझाए ये चीज? तो मसला डांस से है या मुन्नी बदनाम से है? मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए प्लीज ट्राई टू लिसन। देखिए, आयशा उमर ने डांस किया, ये सीरियस नहीं है, ये कुछ जोक है, पता है। या मैं आपको सीरियस में बहुत मेरा मूड ऑफ हो गया है, प्लीज लिसन, प्लीज आई रिक्वेस्ट। आयशा उमर ने डांस किया मुन्नी बदनाम पे, मुझे नहीं कोई फर्क भी पड़ता अगर वो मुन्नी बदनाम पे डांस कर, मुझे इनफैक्ट बहुत फर्क पड़ रहा कि वो मुन्नी बदनाम पे डांस, वो अपने गाने पे करती, टूटी फ्रूटी हूँ मैं, बड़ी ब्यूटी। मैंने आपसे कहा था ना कि ये डांस करे, अपनी लाइफ है, जो करना है करे। वो कोई सोशल मीडिया, देखिए मैं कह रहा हूँ कैमरा की आता है रेगुलेशन में, अगर कोई ऐसी चीज आती है तो कैमरा हटा सकता है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इफ शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ। आयशा उमर आप बोल दें सरणु की, और उनकी सक्सेस की जो वजह है वो भी यही की है, तो सरणु की, ताणु की, वाणु की। जैसे कि यूनस लास्ट जो प्रोग्राम में हमारी अनम ने एक बात की थी कि मैडम मरियम नवाज पे, जैसे कि उनके ड्रेसिंग पे, उनके मतलब मेकअप पे, उनकी हेयर स्टाइलिंग, मतलब ओवरऑल उन पे इतना ट्रोलिंग किया गया, हालांकि उनके बेटे की मतलब वेडिंग थी, वो उनका बनता था कि वो तैयार हो, हर चीज हो। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं होता कि यार आप लोगों को प्लीज जीने दे और खुद भी जिए। They have the right to say what they नहीं अवाम के पास राइट है बोलने का। They have the freedom of speech. If they don't like someone, they'll say it. अगर उनको आयशा उमर का डांस पसंद नहीं है तो वो कह सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका गाना है मुन्नी बदनाम क्यों, इसमें नहीं, सबने कह दिया
मुझे भी बोलना है जी, बोले। और ये मैंने अभी दिमाग में प्रिपेयर किया ये शेर। ओके, वेरी गुड। गाने से डर नहीं लगता साहब, रक्स से लगता है। नहीं, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। रक्स से डर नहीं लगता साहिबा, गाने से लगता है। तो आयशा उमर साहिबा, मैं आपको ये मैसेज दूंगी कि पीपल आर गोइंग टू ट्रोल यू एनीवे, सो जस्ट डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन। और यहाँ पर हम जाएंगे एक ब्रेक पे। वेलकम बैक। और ब्रेक से आने के बाद हमारे पास हमेशा की तरह बहुत ही एक्साइटिंग सा कोई वॉइस नोट है, तो बहुत सारे, लेकिन हमने किसी एक खुश नसीब का वॉइस नोट चूज किया है, परिचय नहीं डाली, खुद से चूज किया है, और जिन्हें हम भेजेंगे कुछ सरप्राइजेस, और उन्होंने हमारे शो के लिए क्या बोले और क्या हमें फीडबैक दिए, आए चले वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़ायज़ा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और दिख भी रहे हैं। आप सब बहुत प्यारे दिख रहे हैं, फ्रेश दिख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये आप लोग बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही लोगों को खूबसूरत तो नहीं दिखना, आप लोगों का सिर्फ खुद पे खूबसूरत दिखने का तो कोई राइट नहीं है ना कि आप ही खूबसूरत दिखें। हमें भी चाहिए, हमें भी खूबसूरत दिखना है, हमें भी अच्छा दिखना है। तो आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि आपकी जो खूबसूरती, आपके चेहरे पर जो इतना ग्लो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हमें भी टिप्स दीजिए ताकि हम भी जो हैं वो खूबसूरत और ग्लो करते हुए नजर आए, क्योंकि हम खवातीनों का यही बेसिक मसला है कि हम अपनी स्किन पे तवज्जो नहीं दे पाते, हम अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप लोग अपने वेट को भी इतना कंट्रोल करके रखते हैं और अपनी स्किन को भी इतना ग्लो करके रखते हैं, तो प्लीज़ हमें भी ये बताएं कि हम भी कैसे अपनी स्किन को ग्लो करें और अपना वेट ऐसे कंट्रोल करें। भाई हमने तो सिर्फ ये कमर्शियल में देखा है कि भाई 15 मिनट में मैं हो गई गोरी गोरी, और ये मूवीज़ में जो एक्ट्रेसेस हैं एकदम फ्रेश और परफेक्ट वेट के साथ, मूवीज़ ड्रामाज में जो एक्ट्रेसेस हैं, हमने सिर्फ ये स्क्रीन पे ही इतनी फिटनेस देखी है। तो प्लीज़ आप लोग हमें भी टिप दें कि हम भी इसी तरह स्लिम ट्रिम फिट और ग्लो करती हुई नजर आए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय। थैंक यू, स्वीट ऑफ हर कि उन्होंने हमें खूबसूरत कहा है। आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा नहीं आ रहा, मगर हाउ स्वीट ऑफ हर के उसने हमें इतना इतनी तारीफ की। आई एम श्योर आप हमसे ज्यादा खूबसूरत होंगी। बस अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उर्शिया? जी जी, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक प्रोग्राम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं और एक भी हमने प्रोग्राम नहीं किया। बट हम लोगों को अनम और यूनस, सना एंड हिरा जो है वो हम लोगों को, मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम अभी करेंगे। जी जी बिल्कुल यूनस, मैं एक टिप भी बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपने कहा है कि खूबसूरत, और वो जैसे कि उन्होंने कहा ना कि 15 मिनट में आप गोरी गोरी, तो प्लीज ऐसी कोई भी क्रीम जो है वो मत यूज करें, क्योंकि आपको पता नहीं है वो उन सब चीजों से आपके फेस पे कितने साइड इफेक्ट होंगे और आपकी स्किन कितनी पतली और खराब हो जाएगी। जैसे कि मैं एक छोटी सी एक मिसाल देती हूँ आपको, कि मैं अपना ही कुछ टोटका बता देती हूँ आपको, फिर अपने अपने जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या रात में यूज करते हैं या मॉर्निंग में आप लोग क्या यूज करते हैं। जैसे कि मैं रात में फेस वॉश अच्छे, क्योंकि जब हम लोग घर जाते हैं उसके बाद जो है हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और बहुत ज्यादा डैमेज हो रही होती है, तो उसको क्लिंस करना बहुत जरूरी होता है। फिर जो रात में आप क्रीम कोई सी भी यूज कर ले, अभी तो सर्दियां हैं, विंटर्स है, विंटर्स के अकॉर्डिंगली आप कोई भी मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को जो है वो आप कोई भी क्रीम यूज कर ले, तो वो मैं रात में लगा के सोती हूँ। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती, बिल्कुल जो है वो फ्रेश होती है। और वॉश करने के बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग का जब वो वॉश करती हूँ उसके बाद भी बहुत ज्यादा फ्रेश होती है। लास्ट एक चीज बताऊंगी, जब मैं सुबह मॉर्निंग में वॉश करने के बाद मैं एलोवेरा जेल लेती हूँ, वो पूरा अच्छे तरीके से क्लिंस करती हूँ, उसके बाद वही अगेन जो है वही वाली मॉइस्चराइज क्रीम जो है वो मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो आगे 2 दिन तो इसी में निकल जाते हैं। नहीं ऐसा कोई, मगर अपनी स्किन को जो है मुझे लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक आपकी अपनी स्किन को अच्छा रखना है। फाइजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फीडबैक। आपको जो हम गिफ्ट भिजवा रहे हैं उसमें जादू की छड़ी है, उससे आप 5 मिनट में गोरी हो जाएंगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये जो है ना 15 मिनट में गोरी गोरी, इससे दाग धब्बे कील वहां से पड़ेंगे, गोरी गोरी तो आप नहीं होंगी, बहुत हाईली हार्मफुल फॉर योर स्किन। और एक इसमें बड़ा मेजर पॉइंट अगर आप गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को, तो ये भी है इसमें कि हर चीज हर स्किन के लिए नहीं होती है, हर डाइट हर बॉडी के लिए नहीं होती है। तो जो चीज मुझे सूट करी माइट भी वो इन्हें ना करे, आपको ना करे, जो आपको करे शायद वो मुझे ना करे। तो हमेशा अपनी आप जो भी लेना उस पर पढ़ा करें कि स्किन टाइप की है, और हमेशा अपनी स्किन टाइप आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जो मैं क्रीम यूज कर रही हूँ वो ऑल टाइप ऑफ स्किन है। आई मीन आप हर स्किन पे वो यूज, एग्जैक्टली, तो वो हर स्किन वाला बंदा यूज कर सकता है। लेट्स सपोज जैसे कि फेस बहुत ज्यादा ड्राई है, ऑयली है, तो वो उसके हिसाब से वो स्किन के ऊपर वो काम करता
पड़ती है, लेकिन वो उसी को पता चलेगा जो कमेंट्स करेंगे। और गोरे होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन पे ग्लो हो, फ्रेशनेस हो, तो उसके लिए आप लोग अपनी नींद जरूर पूरी करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो, और क्लीन ईटिंग करें, मतलब ये बहुत ज्यादा ऑयली चीजें मत खाएं, हाँ जंक फूड ना खाएं, फ्रेश चीजें खाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। और कुछ हमारे पास देसी टोटके भी होते हैं जो कि समटाइम्स दे वर्क वंडर्स, जैसे बेसन का आटा जो होता है उसका अगर आप पेस्ट बना के थोड़ी देर के लिए फेस पे लगाएं तो उससे भी एक फ्रेशनेस आ जाती है, ग्लो आ जाता है फेस पे। बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है कि वो बेसन उतारने के बाद पकोड़े तल खा ले वो अगेन जंक फूड हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जिस सेंस में उर्शिया लेकर जाती है ना, कोई नहीं पहुंच सकता इस बात को। लेकिन लेट मी ऐड समथिंग, मैं भी इसमें कुछ ऐड करूं कि देखिए सबसे बड़ी चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि आपका जो कलर है नेचुरल जिसमें आप पैदा हुए वो कभी चेंज नहीं हो सकता। साइंटिफिकली ये चीज जो है वो क्लियरली थ्योरी है, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी, हाँ टेम्पररी, परमानेंट कोई भी दुनिया की ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई दुनिया की ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका कलर चेंज करे। जो लोग कहते हैं कि आपका कलर चेंज हो सकता है परमानेंटली, वो नहीं हो सकता। 6 महीनों का ये कोर्स होता है, 6 महीने बाद दोबारा से आपका कलर वही आने लगेगा जो आपकी पैदाइश के वक्त आपका कलर था। तमाम बच्चे जो आप पैदा होते हैं तब आपका बड़ा कलर एक होता है, वो नेचुरल होता है, आप ग्लोइंग स्किन होती है, व्हाइट होती है। तो उसको जब हम फर्दर, हमारा जो एटमोस्फेयर होता है उसके साथ हमारी स्किन खराब होने लगती है। क्या करना है, आपके किचन में कुछ चीजें मौजूद है जो खवातीन हमें देख रही है, किचन में कुछ सामान है उसको आप पकाते पकाते साथ में लगाया करें। बेसिक चीजें जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर घरों में यूज भी होती है और बहुत जो है वो बेनिफिशियल है, वो है जी टमाटर। हर कोई यूज करता है। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। आपका फेस अगर बहुत ज्यादा पैची हो रहा है स्किन आपकी, तो आपने टमाटर लेना है, आधा कट कर देना है, थोड़ी सी आपने शुगर ली, बेसिक क्लिनजिंग है ये, आपने शुगर ली, वो टमाटर के ऊपर थोड़ी सी लगाई, एंड देन आप उसको अपने फेस को जो है वो क्लिनजिंग करें। क्लिनजिंग करने के आपने देखा कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल नेचुरल हो गया और काफी सॉफ्टनेस आपकी स्किन पर आ गई। जो डेड स्किन थी वो आपकी बिल्कुल निकल चुकी है। उसके बाद आपने क्या किया, खाना वाना बना दिया, हर चीज कर ली। रात को सोते वक्त आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से क्या होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा डर्ट चली जाती है, वो आपका बिल्कुल पूरा दिन का जो आपने काम किया वो आपका क्लीन हो जाती है। तो स्टीम आपका ये काम करता है। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा क्रीम लें, कोई अच्छा सा जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखे वो आप लें। लेकिन स्टीम से पोर्स भी ज्यादा स्टीम नहीं, कम स्टीम। देखिए ये तो यही सीन हो गया, पानी हम कहते हैं कि पानी पिए आपकी स्किन अच्छी रहेगी, लेकिन हम कहेंगे 8 ग्लास पानी पिए, लोग तो 8 भी नहीं पीते। मगर मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर उसी बुनियाद पर आप यूज करें कि अगर आपने पूरा खाना बना लिया है फिर उसके बाद बन जाए तो फिर ऐसे नहीं खाना पका ही नहीं है और आपने टमाटर पेस्ट लगा। सबने टिप दे दी है, यूनिस 1 मिनट मुझे पता है बेकरार हो रहे हैं बोलने के लिए, बट सिंस इट वाज गर्ली टॉपिक तो सबने अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा दिया है। सबकी टिप रह गई है, मैं दे दूं, जो सारी बॉलीवुड की हॉलीवुड की हीरोइंस करती हैं, सुबह उठते सार ठंडा पानी लाइक वेरी कोल्ड वाटर, उसमें 5, 10 to 15 सेकंड जितनी आपकी रेजिस्टेंस है उसमें डिप करके रखें, दैट इज रियली गुड फॉर योर स्किन टेक्सचर। लेकिन सर्दियों में ना करें वरना आपका जो नाक का नल है वो मैं करती हूं और मेरी फ्लॉलेस स्किन आपकी भी हो सकती है, मैं सर्दियों में ही करती हूं। और अनब पोटैटो को आई मीन कद्दूकश करने के बाद जो है वो आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो भी आपकी स्किन भी टाइट होगी और ग्लो भी करेगी। यस, क्योंकि उसमें तेजाबियत होती है, जो उसमें एसिड होता है वो आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो हटाएंगे। बस मर्दों के लिए आप क्या टिप देना चाहिए? एक वक्त में हालात बदल दिए, बात बदल दिए। फायजा मेरी बहन कितनी मासूम हो, आप कह रही हैं कि ये खूबसूरती है, खूबसूरती का राज सिंपल है, मेकअप, महंगा महंगा मेकअप, और कोई राज नहीं है। मुंह धोए, खुश रहे, आराम से सही तरह मुंह धोने बस नहीं। वैसे यूनुस आपको बताना पड़ेगा आपके स्किन आप क्या मतलब। देखें बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई मेकअप नहीं लगाता। पहली बात है मेकअप डैमेज करती है आपकी स्किन। नंबर 2, आप मुंह धोएं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोई कोल्ड क्रीम लगा लें, जो ऑयल कर लें। यूजुअली मैं ज्यादा कुछ अपने मुंह पे नहीं लगाता क्योंकि स्किन आपकी क्लींजिंग तो करते होंगे आप। क्लींजिंग में मेकअप नहीं लगाता, क्लींजिंग क्यों करूंगा? तो आप बाइक पे जाते होंगे या कभी आप गाड़ी में गए तो मैं हेलीकॉप्टर पे जाता हूं, ठीक है? ओके, गाड़ी में जाते होंगे तो वो हमारा तो वैसे आप कराची में रहते हैं, कराची का जो मौसम है वो वैसे ही एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप अपने आई मीन मेकअप के बाद ये सब चीजें यूज करें, नॉर्मल रूटीन में भी कर सकते हैं। फिर तो आप आलसी हैं अगर आप कुछ यूज नहीं करते। देखिए सना, देखें अगर यहाँ पे भी हम सबका मुंह धुला लेना तो पता चल जाएगा कौन कितना पानी में, ठीक है? नंबर 2, कमिंग टू बैक स्किन का, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप धूप को अवॉइड करें, मुंह सही तरीके से धोएं। अगर ड्राई स्किन है
तो आप कोल्ड क्रीम लगाएं, ऑयल स्किन है तो आप वो साफ करें, सनब्लॉक लाजमी लगाएं। सनब्लॉक जरूरी है। देखिए ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बस ये कहता हूँ फाइजा मेरी बहन और जो और भी बहुत सारी बहनें जो बहुत वो होती हैं, अपनी इनसिक्योर होती हैं स्किन को लेके, कलर को लेके, देखें इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली आपके पास देखिए हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हमारे मजहब में है, क्योंकि अल्लाह बड़ी खूबसूरती से टाइम लेके हमारा चेहरे बनाए, हमारी टोन सेलेक्ट की है। तो जो लोग करते हैं वो शायद थोड़े से गुमराह हो गए, बट अप टू देम, दे हैव देयर ओन रिलेशन विद अल्लाह। बट फॉर you need to be happy and you need to be secure। पूरी दुनिया में लोग जो गोरे हैं वो काला होना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, हम गोरे क्रीम लगा के गोरा होना है, ऐसा नहीं होता मेरी बहन। बस खुश रहो और अपने आप पे प्राउड करो, जो आपके पास है उस पे यू आर द बेस्ट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सर्दियां आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि सर्दियों का तो इस बार ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और वो कैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट अपने प्रोग्राम में भी, सना ने भी बात की, सब अपने अपने पॉइंट के साथ साथ कनेक्ट करते हुए आते हैं कि जैसे कि गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ साथ लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला है सिलेंडर्स का, बट वो भी इतना डेंजरस भी है और कितना एक्सपेंसिव है वो मैं आपको बताती हूँ। कल एक मैं वीडियो देख रही थी, आई मीन इंटरव्यू स्पेसिफिकली गैस सिलेंडर्स पे था, तो उन्होंने बताया कि ये पहले जो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसको कोई यूज नहीं करता था, तो ये हार्डली 2100 रुपए या मेरे ख्याल से 1900 रुपीज का एक सिलेंडर मिलता था और वो काफी बड़ा होता था। उसको आप 15 दिन या 10 दिन आपको इजीली यूज कर सकते थे। बट उन्होंने कल बताया कि जो सबसे छोटा वाला सिलेंडर है वो है 8000 रुपीज का। ठीक है, 8000 रुपीज का अगर आप सिलेंडर लेते हैं, उसमें आप गैस कितने दिनों में आप डलवा रहे हैं? लेट्स सपोज आपने 300 की डलवाई है या 400 की डलवाई है, तो आप कितना यूजेस है, आप 3 दिन निकालेंगे, 2 दिन निकालेंगे, फिर आपको रीफिल करवानी पड़ेगी। फिर रीफिल पे उन्होंने बताया कि रीफिल में जब हम करवाने के लिए जाते हैं तो उनका भी देखें ना जुगाड़ कैसा है, कि उन्होंने गैस कम डालते हैं, उसमें हवा ज्यादा होती है। तो ये कितना बड़ा अलमिया है कि लोग वैसे ही खाने पीने से जो है वो मुतासिर हुए हैं कि उन लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं है, वो गैस बेचारे कैसे अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। कल जब मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें मैंने देखा कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं 4 दिन से ठंडा खाना खा रहा हूँ, क्योंकि ये सुबह फजर में गैस आती, 1 घंटा गैस आती है और उसके बाद जो है वो पूरे दिन का हम खाना बना लेते हैं। उसके बाद क्या सीन होता है कि हम लोग सारा दिन वो ठंडा खाना खा रहे होते हैं, बच्चे हमारे बीमार हो गए, उनको जो है वो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है जी, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है और वो बेचारे जो है वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो वही बात होगी सिलेंडर एंड डॉक्टर्स की, ईद हुई भी है। तो आप ये चीज को क्यों नहीं समझते कि कितना बड़ा अलमिया है कि लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, लोगों ने क्या सीन बना लिया है कि जैसे कि मैं बात करूंगी मास्क पे, जैसे ये कोविड आया था तो कोविड में मास्क की इतनी वैल्यू बढ़ गई थी कि मतलब प्रोवाइड ही नहीं होता था। आप मेडिकल स्टोर पर जाते थे, आपको सैनिटाइजर नहीं मिलता था, इतना एक्सपेंसिव हो गई थी ये चीज। ये मतलब ऐसे लग गया था जैसे कि हम लोग सोना खरीदने जा रहे हैं, मास्क ऐसे बन चुका था। तो यही बात अब आ गई है सिलेंडर्स पर भी कि वो जो है इतने एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है कि एक इंसान की 15,000 रुपया सैलरी होगी, वो बेचारा 8,000 रुपए का सिलेंडर कैसे बाय करेगा? राइट, ये वही बात हो गई कि रमजान में जैसे फल महंगे हो जाते हैं तो ये लोग अपनी दुकानें चमकाने लग जाते हैं, जबकि इनको वो चीज और ज्यादा इजी करनी चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि यही तो टाइम है। I would like to say कि जो इस कौम का अलमिया यही है कि हम लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अगर आपको याद हो कि 2005 में जब अर्थक्वेक आया था तो जो टेंट्स की वैल्यू थी 10 टाइम ज्यादा हो गई थी जो रेफ्यूजीज के लिए था। ये हमारा मसला है और बीइंग वेरी ऑनेस्ट इस कौम पे अजाब आता रहेगा इसी वजह से, बिकॉज हम लोग अपनी जो अप्रोच है वो बदलते नहीं है। Until unless we start to help each other, ये चलता रहेगा। आपने मास्क की बात की, ऐसी बहुत सारी चीजें, एक सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई है, ये लोग वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा चीनी महंगी हो गई, वो चावल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा, क्यों? क्योंकि जो गोदाम में बैठे हैं वो रोक देते हैं। हाँ, तो पैसे बढ़ने दो फिर हम करेंगे। यूनस, आपकी बात से कनेक्ट करूंगी कि जैसे कि किसी एरिया में 1 घंटा गैस आ रहा है तो दूसरे एरिया में तो गैस ही नहीं आ रहा। लेट्स सपोज मैं डिफेंस की बात बता देती हूँ कि डिफेंस पे तो गैस ही नहीं आ रहा। आई मीन 24 आवर्स अगर आप काउंट करें, आप कितनी देर जागते रहेंगे या कितनी देर में आप जल्दी उठ जाएंगे? मतलब फजर से पहले काफी लोग जाग रहे होते हैं और खाना पका रहे होते हैं और सारा दिन बेचारे ठंडा खाना खा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि माइक्रोवेव जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, वो सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे? मेरा तो ये बात बताऊं कि देखिए अभी रिसेंट हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक बात
गई थी वो था कि शेड्यूल बनाया गया है, लेकिन उन्होंने शेड्यूल को जो है वो मुस्तरद कर दिया, सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दिया ताकि इनको थोड़ा भी जो है वो गैस ना देनी पड़े। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है, हम चीखते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, इतनी महंगाई नहीं है जितना ये अवाम जो खुद है, वो लोग जो मुनाफाखोर होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। जैसे मिनी बजट के हवाले से मैंने बताया कि मिनी बजट जो है वो आ रहा है, बकायदा उसकी जो बिल है वो मंजूर हो गया। अभी कोई बजट भी नहीं आता, अभी कोई चीज भी नहीं आती, उससे पहले जो मुनाफा हो रहा है वो पहले ही मुंह खोलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है वो इतना जखीरा किया होता है किसी भी चीज का कि वो फिर जो है वो बाहर आने लगते हैं। अभी एक और चीज हमारे ऊपर से गैस का बहरान ही नहीं जा रहा कि अभी बिजली की एक और चीज आ रही है। अच्छा सना, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, आप जरूर बिजली के बारे में बताइएगा। जैसे कि रोज एक अलमिया बन चुका है लोगों का कि रोज जो है वो बाहर का खाना खाना है, वो कितना टाइम खाना खाएंगे, मतलब बाहर के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, पॉकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है वो इतना ऑयली फूड होता है कि रोज बच्चे खा के भी बीमार हो जाते हैं, और डॉक्टर की तो अलग से ईद बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? इतना भी नहीं करते ना जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि वाकई बड़ी अफसोस की बात है ये। मैं अपने घर की बात करूं तो मुझे 24/7 गैस मिल रही है, लेकिन किसी टाइम पे वो ज्यादा होती है, किसी पे उसका फ्लेम का जो इंटेंसिटी वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन वो अगर कम में भी एक ये ब्लेसिंग है कि आप हल्की चीज पे भी आपकी चीज जो है थोड़ा टाइम लेगी ज्यादा, लेकिन वो हो जाएगी, ठीक है, रेडी। तो कम से कम अगर आप इतनी भी दे देना तो लोग उसमें मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब एक बात बताओ, हमारे अवाम में ये बहुत ज्यादा चीजें ना डिले करने की, और वो कोताहियां खुद करते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी उठ जाए, पका लें। तो मैं आपको बताता हूँ स्कैम। देखो मैं क्या करता जी। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में रह रही हैं वहां पे रेस्टोरेंट होगा, ठीक है, फेमस रेस्टोरेंट है, कमर्शियल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं भी। नाउ लिसन, रेस्टोरेंट्स ने प्रेशर्स लगाए हुए अपने गैस के लिए। वो पूरी जो एरिया है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल डिफेंस में कोई कमर्शियल एरिया है, इसीलिए मैं बता नहीं रही थी अपने इलाके का नाम, क्योंकि मेरे घर पर आ रही है प्रॉपर गैस। जी वो प्रेशर्स लगे हुए। एक तो इंडिविजुअल है ना, मैंने अपने घर में लगा लिया प्रेशर, मैंने ऑन कर ली, मैंने खाना पका लिया, साथ वाले गए भाड़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाए रेस्टोरेंट्स जो कह रहे हैं ना 24/7 अवेलेबिलिटी है, हम वो दे रहे हैं, आप टेक अवे ले जाए, इधर आके डाइनिंग कर लें, उन लोगों ने प्रेशर्स लगाए हुए हैं और ये सब मिले हुए हैं। वैसे ऑलरेडी गैस नहीं है, 2-3 साल में खत्म है, मैं अभी से बता रहा हूँ, गैस नहीं है पाकिस्तान में अनटिल कोई रिजर्व वार्ड निकला है। सुई गैस खत्म हो गया, इंटीरियर सिंध से एक जगह से गैस आ रही है और कहीं नहीं है। ये मेरा सोर्स नहीं, रूमर है, कल को मुझे पकड़े नहीं सुना, ठीक है। बताने का मकसद ये कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाए, छोटे से छोटे पठान के होटल पे चले जाए, सबने प्रेशर लगाए हैं, क्योंकि उनका काम ही ये चलता है। और मेजोरिटी आपका जो एरिया आप जहां रहती है वहां पे, मैं बता दूं कि मैंने खुद देखा है वहां पे, और आपका जो एरिया आप बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप तो इनके एरिया की क्या बात है, क्या क्या। और हेरा के एरिया की तो कुछ भी हो जाए, बम भी फट जाए, सब कुछ आएगा। बस सही कह रहा हूं हेरा? हाँ सही कह रहे हैं। उर्शिया और मैं बेचारे गरीब हैं। फॉर द पीपल जिनके घरों में गैस नहीं आ रही, कि कितने प्रॉब्लम में होंगे वो, कि रेस्टोरेंट्स 24 आवर्स डिलीवरी कर रहे हैं बट वो घरों पे खाना नहीं पका सक रहे और उनको बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। दैट इज टू हैवी ऑन पॉकेट्स। अच्छा, हम कर भी नहीं सकते ना, हम किसी को एक्सपोज भी करेंगे ना, कल को हमारे गले में आ जाएगी, क्योंकि वहां से तो फिर अगर हम वीडियो बना के किसी तरीके से बिल ले भी आए तो कल को हम पकड़े जाएंगे कि आप तो, हमारे तो कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सेस भी मिली हुई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पुलिस। लोग कहते हैं, र्यूमर है, सुनाई बात है, आई डोंट हैव एनी सोर्स, सुनने में आया है कि पुलिस भी मिली हुई है। और आपको पता है लॉकडाउन में जब गैस का इशू, तो पिछले साल ले जाएं 2020 में जब लॉकडाउन था और सर ये नहीं था, तो दुकानें बंद हो रही थी, कराची की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा कोई छोटी सी चीज लेने जा रहा है, फॉर एग्जांपल सिगरेट लेने जा रहा है, तो ऐसे लग रहा था कि ब्लैक में खरीद रहा है, स्मगलिंग कर रहे हैं। और यूं आप शटर के अंदर घुस के एक हाथ से जा रहे हैं, एक हाथ से आ रहा है। तो वो लॉकडाउन था ना, इसलिए यही तो बताइए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। आप आवाम को ऐसे करें, ईज करें ना, ठीक है। आप लॉकडाउन लगाते, आवाम हो, पुलिस आती, संभाल जाते, फिर आ जाते, तो कौन सा लॉ, कौन सा ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर से मुझे एक बात याद आई है कि नस्ला टावर की एक रेजिडेंट थी, शमीम उस्मान नाम है, एंड द लेडी वाज 65 इयर्स ओल्ड, और PIA से वो रिटायर हुई हुई हैं, इतनी अच्छी फैमिली से, इतने अच्छे बैकग्राउंड से, इतनी पढ़ी लिखी खातून, एंड शी डाइड ऑफ डिप्रेशन बिकॉज वो बेघर हो गई थी। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर से ही मुझे ये पॉइंट याद आया। वाकई में हीरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डिप्रेशन जो है वो इंसान को मौत तक ले जाता है, कब्र तक ले जाता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि उससे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को निकालना चाहिए। अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द जो है वो डिप्रेशन में होता है तो उसको निकालना चाहिए। और जैसे कि आपने नस्ला टावर की बात की है, वाकई में उन मासूमों का क्या कसूर था कि जो भी ओवरऑल जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं वो सब जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो इतनी नाजुक थी कि मैंने खुद वो सारी वीडियोस देखी हैं
हैं, वाकई में उनका हक उनको मिलना चाहिए और हम सब दुआ ही कर सकते हैं कि उनको उनका टाइम से हक मिल जाए। कोई ऐसी जान जो है वो दोबारा से, मतलब ये जैसे कि अभी एक हादसा हुआ, हादसा ही है कि डिप्रेशन से उनकी तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई, और ऐसी कोई दोबारा सुनने को मौत ना हमें मिले। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल कंडीशन, एक बहुत ही संजीदा सिचुएशन कल 1-2 दिन पहले मतलब देखने में आई है, और ये एक हादसा मैं ऐसे बोलूँगी हुआ है जो कि बहुत ही ये इस तरीके की चीज़ है कि मुझे सुन के ताज्जुब, अफसोस भी हुआ लेकिन ताज्जुब भी हुआ कि वैसे तो हम अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हमें हर चीज़ की सेंस से हम बड़े एस्टैब्लिश हैं, हम मुल्क के, हम मतलब जैसे बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम भी उसी राह पे गामजन हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में स्टिल हम इतना पीछे हैं कि ये एक अवेयरनेस का मैसेज है। इसलिए मैं इस पे बात करना थोड़ा सा ज़रूरी समझूंगी कि इस मुल्क की माशरत का पहिया कब तक नालों पे जो बिल्डिंग्स तामीर होंगे और उन पे चलता रहेगा। आप सबको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो गैस एक्सप्लोजन हुआ है, जो गंदे नालों पे आप बिल्डिंग तामीर करेंगे या कोई घर बनाएंगे, कुछ भी आप उस पर तामीर करेंगे, तो मैं एक बात बताऊं, गैसेज है, गंदा पानी है, वो आपस में मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो फटेगा, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको जगह चाहिए कहीं खारिज होने के लिए। आप उसको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे तो आपस में कोलाइड होके फट जाएगा। अब आपने वो बंद करके उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, तो उसके ऊपर जो भी चीज होगी अब ऑब्वियसली वो भी ब्लास्ट करेगी। तो ये शेरशाह में, हमारे शेरशाह पराचा चौक आप सभी को पता होगा, एक है इंडस्ट्रियल एरिया ही कहूंगी इसको कराची, लेकिन काफी ये गंदा है और इसमें नाले तो वैसे बहुत सारी जगहों पे, लेकिन ऐसे ये कोई चीज सामने होती है। अच्छा, हमारे आवाम का मसला भी है कि जब तक कोई ऐसी चीज सामने ना होना तो उनको उस चीज के बारे में ना सोचना है। अब ये देखेंगे कि, और उसके ऊपर एक प्राइवेट बैंक की बिल्डिंग थी, मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें पूरी बाकायदा डिटेल्स लिखी हैं कि जो 14 से 15 लोग हैं, दे वर कंप्लीटली डाइड, मतलब वो अपनी जान ही से हाथ धो बैठे हैं। और 10 जो हैं वो इंजर्ड, जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल लेके जाया गया और उसके बाद जो भी उनके जरूरी ट्रीटमेंट्स थे उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। एंड 6 जो है वो वेंटिलेटर पर है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, वेंटिलेटर पर, अल्लाह माफ करे, बहुत ही बहुत बुरी कंडीशन है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वेंटिलेटर पर ना लेके जाए। और इसमें सबसे जो अहम है वो हमारे पीटीआई के एमएनए हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो हैं, उनके आलमगीर खान साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। तो जितने भी लोगों की जान गई इस हादसे में, उन सब के लिए हम दिली दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उन सब की मगफिरत अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। बट नाउ दिस इज एक्चुअली एन अलार्मिंग सिचुएशन, और आपको सोचना चाहिए इस बारे में, कोई एक्शन लेना चाहिए कि मजीद, ये देखें अब एक हादसा हो चुका है ना, कम से कम अब तो होश के नाखून ले लें। इस और भी कराची के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है घर, नालों पे तामीर किया हुआ है। अब देखेंगे बड़ी खतरनाक बात है, आप नाले पे कोई भी चीज तामीर करेंगे। और एक इसमें अफसोस मुझे और हुआ जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि उन लोगों ने कहा कि हमने दूसरी अपनी बैंक की ब्रांच बना ली थी, हम उसमें शिफ्ट करने ही वाले थे बैंक में, बट उससे पहले वो जो है ब्लास्ट हो गया। और ये कोई इसमें टेररिज्म कुछ भी नहीं है, ये वाकई एक नेचुरल हादसा है, वो गैसेस का इरप्शन हुआ है और वो बिल्डिंग फट गई है, ब्लास्ट हो गया, गैसेस आपस में मिली हैं, कोलाइड हो जाता है। केमिकल, हमें जब बचपन में पढ़ा था तो ये चीज बड़ी ऑब्वियस सिखाई गई थी जी, केमिकल रिएक्शंस बड़े खतरनाक होते हैं। हकीकत बात है, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये तो हकीकत बात है, ये बहुत एक अलमनाक वाक़या जो हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह करूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई ऑर्डर आता है, जैसे आप सब लोगों को पता है गुज्जर नाले पर जो तमाम तर लोगों ने कब्जे किए हुए, वहाँ पर जो वहाँ पर घर बनाए गए हैं, वहाँ पर कब से ये चल रहा है कि गुज्जर नाले को खाली किया जाए, गुज्जर नाले के इर्द गिर्द जो भी मकान है उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो खाली किया जाए। लेकिन फिर ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया है तो ये जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए क्या दूसरा जो है घर होना चाहिए। या देखें ये चीज, जब अगर इस मुकदमे के बारे में भी शेरशाह की बात करूं तो इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया है दफा 337 और दफा पाकिस्तानी दफा 427 के तहत जो है उन लोगों पर दर्ज किया गया है जिन्होंने यहाँ पर जो ये नाला था उसके ऊपर गैर कानूनी तामीरात की है, उनके खिलाफ वो दर्ज किया गया है। देखें अगर नस्ला की भी बात करूं तो नस्ला में भी जो है वहां के जिन्होंने ये नस्ला टावर बनाया था, यानी कि जो बिल्डर थे, अब उनको कैंसर हुआ है, वो निजी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन गलती उनकी होती है जो तामीर करते हैं, उसके बाद जो रह रहे होते हैं वहां पर उनको तो पता ही नहीं होता। लेकिन उनकी भी ये गलती है कि वो अपने लिए, उनको जब पता है, अभी मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ये चीज कभी भी किसी भी वक्त ये कुर्सी गिर सकती है, मैं क्यों बैठी हुई हूँ। सना, मेरा सवाल ये है कि आपने बोला जो कंस्ट्रक्शन जिसने की उसके बाद टूट रही है, ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं कोई है? मुझे पता है जिसने अलॉट की जमीन
जो मेंबर इन्वॉल्व था, आई डोंट नो गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या कोई ऑपोजिशन पार्टी थी, आई डोंट नो किसकी जमीन थी, कौन ओनर था, उसके खिलाफ क्यों नहीं केस होता कि उसने गैर कानूनी अगर बेची या कुछ भी चाइना कटिंग की व्हाटएवर, हु वाज दैट पर्सन जो रिस्पांसिबल है। यूनुस, मैं आपकी बात का आसान जवाब ये दूं कि देखिए, अभी मैंने उस दिन ये चीज हमारे प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह तौर पर कही थी कि अगर मैं यहाँ पर आऊं और बैठ जाऊं अपना थोड़ा सा सामान लेकर प्ले टीवी में, यहाँ पर मुझे आप देख रहे हैं, आपने मुझे आज कहा लेकिन आपने मुझे नहीं कहा क्योंकि मैंने आपके जेब में कुछ पैसे डाल दिए, तो यहाँ आप भी कसूरवार हैं, मैं भी कसूरवार हूँ। जो मेरी जेब में पैसे डाले वो कौन है? अब आपको पता है कि वो कौन लोग होते हैं? जाहिर सी बात है, हुकूमत के जब तक काली भेड़े ना मिली हुई हो कोई भी तामीर नहीं हो सकती। जिसने अलॉट की जमीन उस पे केस क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ हो, उन पे हो ना। देखिए, जो अभी मैं हूँ ना बिल्डर, मैंने ये चीज बनाई है तो मेरे ऊपर केस होगा, लेकिन जो मैंने आपकी जेब में डाला है आप पर केस नहीं होगा, क्योंकि आप तो पता नहीं आपने भी सामने उर्शिया को रखा, आप खुद तो मेरे सामने नहीं है ना, आपने भी उर्शिया को सामने रखा, मैंने भी केस हो, मुझ पे भी केस हो, आप पे भी केस हो। यही चीज है कि देखिए, जब कोई चीज हो रही होती है, अभी ये नस्ला टावर की आप बात करें, ये शेरशाह की बात करें, कितने टाइम पहले की तामीरात होती है, आप खुद देखिए ना, तामीरात कितने साल पहले की होती है, और अब जाकर जब उन पर बाकायदा इंक्वायरी की जाती है तब। मैं एक अंदर की बात आपको बताती हूँ, मैं कोई भी इसमें आपको स्पेसिफिक चीज नहीं बताने वाली क्योंकि मुझे भी घर जाना है, लेकिन मैं आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर बताती हूँ, वो ये है कि अफसोस के साथ, अफसोस का मकाम है, हमारे यहाँ पर जो इदारे काम कर रहे होते हैं उनके अंदर इतनी काली भेड़े हैं कि यूनुस, आप मेरे पास आए, आपने मुझे एक चीज कही, आपने कहा सना मुझे घर खरीदना है या मुझे एक जमीन खरीदनी है, लेकिन वो जमीन मुझे थोड़े कम पैसों में चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिस्टें जो मेरे पास रखी हुई हैं, गैर कानूनी जमीनों की बात कर रही हूँ मैं, मेरे पास जो जमीनें रखी हुई हैं, अब इसमें से मैंने देखा कि ये जमीन तो पिछले 20 सालों से बिल्कुल खाली है। अब 20 सालों से ये खाली है, यानी कि इसमें तो कोई हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी जो फाइल थी उसको इस तरीके से बनाया, यानी कि कानूनी तकाजों के मुताबिक मैंने अपनी फाइल आपको बना के मैंने वही चीज आपको दे दी, यानी कि आपके नाम पर उस जमीन को अलॉट कर दिया। अब मैंने उस जमीन को आपको अलॉट करके दे दिया, आपसे मैंने पैसे हड़प लिए, मैं तो मैं गायब हो गई। अब फंसा कौन? आप फंसे। आज नहीं, आज से 30 साल बाद, 15 साल बाद आप फंसेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है। जब अलॉट किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो एफआईआर काटिया केस किया, जिसने अलॉट किया वो ये तो पता होगा ना कौन सा अलॉट किया, तो वो अलॉट किया उसका साइन क्या है, वो बंदा कौन है, उस बंदे को निकाल लें, उसको सजा दें। बाकी जिन्होंने इजाजत दी थी इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, उनको पकड़ना चाहिए बेसिकली। और अगर आप लोगों को कहते भी हैं कोई बिल्डिंग या कोई एरिया वकेट कर दे, तो उन लोगों को अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करें कि वो उसका अल्टरनेट क्या है। अगर वो बेघर हो रहे हैं तो उनको कोई और एरिया ऐसा, उनको शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको कॉम्पेंसेट करें, ताकि एटलीस्ट वो डिप्रेशन में तो ना जाए। कॉम्पेंसेट करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कॉलोनी, लेकिन फॉर एग्जांपल एक नस्ला टावर के बंदे को बोला कि आप ये अपना निकालें फ्लैट और मच्छर कॉलोनी में जाके रह लें, ये हम आपको जगह दे रहे हैं, वो भी गलत है। मैं ये बात नहीं कर रहा, जो उसका जो रेट है, जो मार्केट वैल्यू है, आपको उतना कॉम्पेंसेट करना चाहिए एज गवर्नमेंट, वो अलग बात है। हमारे हालात, ऐसा कोई इदारा है जो आई एम श्योर के होगा, बट करप्ट फ्री इदारा हो, जिधर मैं जाऊं कि बोलूं मैं ये जमीन ले रहा हूं, वेरीफाई कर दें ये सही है या गलत है, ये बता दें। देखिए, एनडीएमए तो है हमारे यहाँ पर, लेकिन आपका जो ये सेकंड वाला है ना, करप्शन फ्री, वो यहाँ पर ऐसा कोई इदारा नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा कोई दीवार पे, इस टेबल पे मारूं, किस दीवार पे मारूं, सब क्रोमा की हमारी खराब हो जाएंगी क्रोमा, लेकिन ऐसा कोई इदारा, अब खान साहब ने हुकूमत जो बनाई अभी, उनको जो है वो ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, 3 साल अभी हुए हैं, फर्दर काम जैसे चलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम होप कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, जिस तरह से फर्दर जो चीजें तब्दील हो रही है, जरूरी है कि इन चीजों पर भी जो है वो नजरसानी होनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में जैसे कि आपने गैसेस की बात की, और उनके ऊपर जब आप लोग नालों के ऊपर जब ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो वैसे भी स्मेल से भी काफ़ी भरी हुई होती हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पर रिहाइश करते हैं और जब वहाँ पर आप रहना स्टार्ट करते हैं तो वाकई में आपके घरों से, आपके वॉशरूम से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये भी एक गलत चीज़ है कि जब आप लोग नालों के ऊपर जब आप बिल्डिंग्स जो हैं वो तामीर करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने अभी सिलेंडर्स की बात की कि घर में आप लोग जब आप रखते हैं और उसको जो है वो गैसेस से वो भी भरे होते हैं और वो भी ब्लास्ट हो सकते हैं, तो उनको भी मैं इसी बात से कनेक्ट करूंगी कि प्लीज, जैसे कि आप लोगों की बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं कि आप लोग इन ऐसी जगहों पर रहना मुनासिब नहीं है, तो घर में जैसे कि आप लोग सिलेंडर्स भी यूज करें तो उनको भी प्लीज एहतियात से जो है वो यूज करें। हकीकत बात है और करना भी चाहिए, एहतियात जरूरी है। सना, आपने बहुत अच्छी बात की, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए
आप एहतियात करेंगे तो आप सही रहेंगे। हकीकत बात। ये जो जितने भी केसेस, मेरा बस यही मुद्दा है कि जो कल्प्रिट थे उनको पकड़ना चाहिए। देखिए कंस्ट्रक्शन जिसने की उसको तो पकड़े, लेकिन जिसने अलॉट की है उस साल में जाए उसको पकड़े, उसकी फैमिली को पकड़े। ये जो नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं ये रूल सही है, जब आपकी फैमिली में बात आती है तो आप सीधे रहते हैं। मैं हक में नहीं हूं इस बात में, लेकिन ये कहीं ना कहीं है, करप्शन खत्म होनी चाहिए। हकीकत बात है यूनिस, करप्शन तो खत्म होनी चाहिए। और करप्शन जो है वो हमेशा चलती भी आई है, पनपती भी आई है कहीं ना कहीं से। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताऊं कि फैज अहमद फैज साहब के कुछ आशार है जो मुझे इस तमाम तर सिचुएशन पे याद आ रहे हैं जो उन्होंने फरमाया था। इरशाद, ये गलियों के बेकार आवारा कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने की पेटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। क्या बात है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम जो है वो हमारा वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ इसी तरह के भड़कीले टॉपिक के साथ। आप अपनी दुआओं में हम सबको बहुत ज्यादा याद कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, हमें बहुत मोटिवेट करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानियों।